बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ और सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि है क्लास 11 का लेक्चर नंबर 4। और जैसा कि आपको पता है, हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और पूरी बायोलॉजी का एक बेस होता है जो क्लियर होना ज़रूरी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जय कोशिका मैया, और उन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को खत्म करके आए हैं। वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में, और इससे पहले भी हम उस चीज़ को पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कोशिका कला और जीव द्रव्य कला की संरचना, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और कोशिका कला के कार्य, और साथ में बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दो छोटे छोटे टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद हम फिर दूसरी चीजें करेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो भाई फिर से एक बार पुरानी यादों को ताजा कर देती हूँ और बता देती हूँ कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें हमारा आनुवंशिक पदार्थ, या जिसको हम डीएनए और आरएनए भी कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहते हैं। उस मेम्ब्रेन के बंद रहने के कारण वो जो संरचना बनती है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, वो होता है। और दूसरी भाषा में हम ये भी कहते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक कला, क्योंकि केंद्रक है तो भाई उसकी जो कला है वो केंद्रक कला है ना, तो केंद्रक कला से संबंध होती है। दोनों ही परिभाषाएं सही है, तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को, और जिसे हम हिंदी में ससीम केंद्रीय कोशिकाएं भी कहते हैं। तो दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो देखो, हिंदी वालों के लिए तो बहुत अच्छा एक वर्ड है यहाँ पे, ससीम। देखो, ससीम का मतलब जिसके पास है क्या, केंद्रक। अब केंद्रक है तो केंद्रक कला भी है, केंद्रक कला है तो केंद्रक भी है, मतलब कि डीएनए केंद्रक के अंदर बंद है। वही मैंने आपको जो रूम वाला एग्जांपल दिया था कि भाई बंदिशों में बंधा हुआ है, एक रूम में बंद कर दिया है उसको, वहां से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, हालांकि जाता है, वो परमिशन लेके जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, क्या जो चीजें मैंने बोली, अब देखो परिभाषाएं बार बार हम नहीं बता रही हूँ, एक तरह से वही कितनी बार इस युकेंद्र की प्रोकेंद्र की हमने परिभाषाएं पढ़ ली है। फिर से एक बार सुन लो भाई, कोशिका झिल्ली है, और अगर पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति भी होगी, राइट। ठीक है, तो अंदर की तरफ क्या है, जो डीएनए है, आरएनए है, हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, एक पर्टिकुलर झिल्ली युक्त अंग से बंधा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं केंद्रक कला, क्योंकि ये केंद्रक की कला है। कोशिका की कला को कोशिका कला कह रहे हैं तो केंद्रक की कला को केंद्रक कला कहना पड़ेगा ना, वरना वो बोलेगी मेरे साथ अन्याय क्यों। ठीक है, चलिए, तो केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और यहां हमारा आनुवंशिक पदार्थ रहेगा डीएनए, आरएनए, सब कुछ। ठीक है, तो ये है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की एक खासियत तो ये है, दूसरी खासियत क्या है कि इनमें, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को पढ़ के आए हैं, वहां पे मैंने कहा था इनमें झिल्ली युक्त अंगों की अनुपस्थिति होती है। यानी कि ये जो हम बोलेंगे अभी यहाँ पे जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। यहाँ पे भी यही लिखा है, झिल्लीदार अंग को, झिल्लीदार अंग का मतलब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, आपको कहा था ये ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ऑर्गन्स नहीं बोलते, ऑर्गेनेल्स, राइट। ठीक है, और वो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, जिसकी लिस्ट है काफी लंबी चौड़ी, वही इनमें होगी अंतःप्रदवी जालिका, है ना, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, पादप कोशिका की बात करें तो हरित लवक, राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों की यहाँ पे भरमार है, और भी बहुत कुछ है इनके पास, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से इनका जो
कोशिका द्रव्य है वो एक चैम्बर की तरह लगता है ना। साइटोप्लाज्म जिसको मैंने कहा था, साइटोप्लाज्म बोल दो, प्रोटोप्लाज्म बोल दो, एक ही चीज है। कॉमनली हम दोनों को फर्क आपको बताया था मैंने लास्ट क्लासेस में, लेकिन जनरली हम जब वर्ड यूज करते हैं तो हमारा मतलब कॉमन ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है, बना दिया मैम ने। इसके अतिरिक्त तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय व कोशिकीय कंकाल जैसी रचनाएं मिलती हैं। यानी कि आपको एक अंतःप्रदवी जालिकाएं भी इनका कंकाल की तरह ही काम करती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे जाल युक्त तंतु भी मिलते हैं, अलग अलग कण भी मिलते हैं। ठीक है, तो एक जाल सा फैला होता है और ये जाल मेनली जो बना होता है वो अंतःप्रदवी जालिका है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी और ये सब मिलकर बनाते हैं। इनकी बहुत गहरी दोस्ती होती है, तो ये कंकाल की तरह काम करते हैं और गतिकीय भी होता है, मतलब ये सब आपस में गति करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि डीएनए तो बंद है बेचारा है न्यूक्लियस के अंदर, वो तो कहीं आ जा सकता नहीं। हालांकि वो आता है कभी कभार घूमने फिरने, उसको भी वही कभी कभी जेल से परमिशन मिल जाती है, बाहर आता है, देखेंगे कहाँ आता है, 12th में देखोगे आप। और बाकी सब अपने मस्त मौला की तरह गति करते रहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? अभी मैम ने इतनी बार बोल दिया, शायद किसी किसी को समझ नहीं आ रहा होगा मैम ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। आनुवंशिक पदार्थ वह पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करता है। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसे हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। हमारे पास दो तरह के आनुवंशिक पदार्थ हैं, एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। ठीक है, किसी में डीएनए पाया जाता है, कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो हम कहते हैं कि हम में डीएनए भी होता है और हम में आरएनए भी होता है ना। अगर यूकैरियोटिक या हमारी सेल्स की बात करें, एनिमल्स या प्लांट की बात करें तो। ठीक है, तो ये भाई किस में व्यवस्थित होता है? ये ऐसे ही नहीं व्यवस्थित होता। ठीक है, ये शायद आपको बताया कि डीएनए अगर हम एक मानव सेल की बात करें है ना, ह्यूमन सेल की, तो हमारा जो डीएनए है टोटल एक सेल का वो 2.1 मीटर का है। और ये कैलकुलेटिव बात है, मतलब कि हमने इसको कैलकुलेशन कर रखा है, गणितीय रूप से सिद्ध बात है, 12th में पढ़ोगे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 2.1 मीटर का डीएनए है और सेल कितनी है आपको पता है? हम कहते हैं कि भाई छोटी से छोटी सेल जो है वो 1.0 म्यू से 5 म्यू तक आप मान सकते हो, जो कि बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती है। देखी थी ना हमने, चिक सेल देखी थी आपको, गाल की कोशिकाएं दिखाई थी प्रैक्टिकल में, है ना। तो कितनी छोटी है वो, उसमें 2 मीटर का डीएनए आएगा तो कैसे आएगा? तो क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये बहुत चालाक है। ये क्या करता है, अपने आप को कॉइल कर लेता है, मतलब कुंडलित कर लेता है। तो ये जो 2 मीटर का, अब ये मैं 2 मीटर ले रही हूँ, ये सिर्फ ह्यूमन के बारे में बता रही हूँ, है ना। फिर से कह देती हूँ, अलग अलग कोशिकाओं में डीएनए का जो लेंथ होता है, लंबाई होती है, वो अलग अलग होती है। हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये डीएनए चालाकी ऐसे ऐसे कॉइल हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर और ऐसे 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 ऐसे, और कुछ ऐसी संरचनाएं बना लेता है, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बनाते हैं, देखा होगा आपने ऐसे बनाते हुए। अब ये जो डीएनए है वो ऐसे कुंडलित हो जाता है, तो फिर इसको डीएनए नहीं बोल सकते क्योंकि इसका रूप परिवर्तित हो गया है। तो फिर हम इसको बोलते हैं कि मैं इसको गुणसूत्र नाम दे देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ये बातें देखो मैं बार बार बता रही हूं क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, मजा नहीं आ रहा मैडम को बताने में, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं, लेकिन बता इसलिए रही हूँ क्योंकि काम बहुत आने वाली है आगे। ये 9th में भी पढ़ाया है, 9th की क्लासेस में भी मैं समझा देती हूँ ताकि 11th में उनको दिक्कत नहीं आए, पर जो बच्चे 9th में ढंग से नहीं पढ़े हैं उनको फिर से समझा देते हैं। तो ये गुणसूत्र के रूप में रहते हैं डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ जो भी है।
हमारा आनुवंशिक पदार्थ मेन क्या है, आरएनए भी जाता है लेकिन इतना नहीं जाता, डीएनए बहुत जाता है हमारा। मेनली हमारे लक्षणों को प्रदर्शित करने में डीएनए का बहुत योगदान होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। ठीक है, चलो। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है, ये कोई नई बात मैंने नहीं बताई है ना, लेकिन फिर भी मुझे समझाना है कि पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, क्योंकि अभी नीचे हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें काम में आएगी। देखो मैं जगह देख लेती हूँ, मुझे कहाँ जगह मिलेगी। देखो पादप कोशिका होती है ना, वो आयताकार होती है कुछ ऐसी। जंतु कोशिका जनरली ऐसे गोलाकार या अंडाकार होती है, पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस समझो कि पादप कोशिका में बाहर की ओर एक और भित्ति होती है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये बहुत बेसिक चीजें आपको पता होगी, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पता करवा रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। ठीक है, चलो अभी क्या है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जो जंतु वाली है ना उसमें कुछ नहीं होता। ये जंतु, ये प्लांट। ठीक है, बेसिक एक डिफरेंस तो ये। अंदर दोनों में एक झिल्ली होती है जो मैंने व्हाइट कलर की बनाई है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, अंदर वाली। ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीसरी चीज, जो प्लांट सेल होती है उसमें केंद्रक जो है वो बिल्कुल कोने में दबा सा पड़ा रहता है ऐसे, न्यूक्लियस, जबकि एनिमल सेल में बड़ा फैल के अच्छे से पड़ा होता है, बीच में एकदम, लगभग बीच में, एकदम सेंटर में भी नहीं। ये क्या है, तो ये है केंद्रक दोनों का, न्यूक्लियस। देखो इंग्लिश में बोलती जा रही हूँ क्योंकि दोनों चीज लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, इंग्लिश वर्ड इसीलिए ओरली बोल रही हूँ मैं। उसके बाद भी कई बच्चे बोलते हैं मैम इंग्लिश में टर्म बता दो, बताओ क्या नहीं बताया मैंने, हर चीज को तो इंग्लिश हिंदी में बोलती हूँ मैं, लिखती भले ही हिंदी या इंग्लिश, कभी कभी जगह होती है तो दोनों भी लिख देती हूँ, लेकिन बोलती तो मैं दोनों, क्योंकि मेरी आदत हो गई है दोनों चीजें बोलने की। उसके बाद भी कमेंट करते मैम इंग्लिश में भी बता दिया करो। हाय, मेरा जीवन जो है वो उस समय बर्बादी सा लगने लग जाता है जब मुझे कोई ऐसा कमेंट लिखता है ना। ठीक है, इन सबको मैं इंग्लिश में बोलती आ रही हूँ, सबको सुना भी तो करो, हर चीज दिखे ये जरूरी थोड़ी ना। ठीक है, चलो तो अभी क्या है, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। एक और चीज इनमें होती है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। तो प्लांट में क्या होता है, ये जो वैक्यूल है ना इसका दादागिरी चलती है, ये वैक्यूल पूरा फैल फुला के ऐसे बैठा होता है। वैक्यूल यानी कि क्या, यानी कि रिक्तिका, वैक्यूल। ठीक है, इनमें एनिमल सेल में वैक्यूल, एक तो इसमें प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा एक वैक्यूल होता है, बाकी छोटे भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं ऐसे 2-4, तो इसको जगह मिल जाती है न्यूक्लियस को, और इधर ये वैक्यूल इसको धसा देता है। तो ये बेसिक ऊपर के डिफरेंस है जो कि आपको पता होने चाहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या और भी है, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे। जैसे कि इनमें तारक केंद्र जो है वो होता है एनिमल सेल में, सेंट्रोसोम, जब हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो और चीजें आ जाएंगी, और यहाँ पे नहीं होता है ना। इनमें कोशिका विभाजन अलग तरह से होता है पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में सेल डिवीजन, जबकि इनमें सेल डिवीजन अलग तरह से होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आप अभी सेल वाला एक और चैप्टर आएगा वहां पे और पढ़ लेंगे। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रीय, देखो मैंने कहा था ना केंद्रकीय रसधानी, ये रसधानी मतलब ये वैक्यूल, उसी को रिक्तिका कहते हैं, उसी को रसधानी कहते हैं, उसी को वैक्यूल कहते हैं। तो केंद्रकीय मतलब फैली हुई, केंद्र में तो खुद रहती है तो न्यूक्लियस को धक्का दे देती है। ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, ये बता दिया। लवक होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, हरित लवक, क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है, एनिमल ग्रीन कलर के नहीं होते। अगर हमें इंसान कोई ग्रीन कलर का दिखने लग जाए तो हम भाग जाएंगे, बोलेंगे एलियन आ गया है भाई कहीं से। ठीक है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं, ये 3 चीजें अनुपस्थित हैं। ये रसदानी है मतलब वैक्यूल है लेकिन छोटे छोटे हैं, और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ प्राणी कोशिका में तारक काय, जो मैंने अभी बोला, तारक केंद्र बोला था मैंने, भाई तारक काय तारक केंद्र एक ही चीज है।
तारक काय ही तारक केंद्र से बना होता है, जिसको मैंने कहा सेंट्रियोल। तो इनमें जो है एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं, जबकि इनमें नहीं होते, मैक्सिमम में नहीं होते, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। ये लगभग वर्ड याद रखा करो, क्योंकि ये अपवादों को डिनोट करते हैं। सभी में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का आ जाते हैं जिनमें हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया है और यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दिया है। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहली चीज। अब आप बोलेंगे कि हम पादप की कोशिका भित्ति क्यों नहीं पढ़ रहे, पढ़नी चाहिए थी, लेकिन हम एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं। एनसीईआरटी में पहले कोशिका झिल्ली दे रखी है, उसके बाद कोशिका भित्ति की तरफ गया है। तो फिर वही बच्चे बोलेंगे मैम एनसीईआरटी में तो कोशिका झिल्ली दे रखी है, आप कोशिका भित्ति पढ़ा रही हैं, इसलिए हम उसके हिसाब से चल रहे हैं टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका कला, जिसके मैंने आपको अनेक नाम बताए थे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। ये तीनों के तीनों इंग्लिश वाले नाम जीव द्रव्य कला के या कोशिका कला के हैं। ठीक है, ये सारे नाम है ना, वो गाना है ना राम तेरे अनेक नाम, तो यहाँ पे विज्ञान में भी बहुत सारे राम हैं, इनके बहुत सारे नाम होते हैं। तो कोशिका कला बोलूं, जीव द्रव्य कला बोलूं, सेल मेम्ब्रेन बोलूं, सेल प्लाज्मा लेमा बोलूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूं, एक और नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब एक ही रामायण है। ठीक है, चलो बात करते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका में निर्जीव कोशिका भित्ति के अंदर, पादप की अगर हम बात करें यानी कि प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होगा, कोशिका भित्ति के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है ना। तो यहाँ कोशिका भित्ति के अंदर एक सजीव कोशिका कला यानी कि वही सेल मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला होती है। अब ये इतने नामों की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है, जिनके नाम मैंने आपको पहले भी बताए थे। किसी क्लास में मैंने बोला था कि ये दोनों एक ही चीज़ें हो, क्योंकि एक थे क्रैमर है ना और एक थे प्लो। तो क्रैमर और नागेली ने तो इसे सेल मेम्ब्रेन बोल दिया था, और नागेली आए तो उन्होंने अपना नया नाम दे दिया कि भाई प्लाज्मा लेमा बोलो इसको। तो ये दो साइंटिस्ट जो आपको फोटो दिख रही है, इन्होंने ये सब आपको अनेक नाम दिए हैं। फोटो देख लो, ज़्यादा कोई इसमें क्वेश्चन वोश्चन तो बनता नहीं है। सी नाजेली व सी क्रैमर ने 1855 ने इसी कोशिका कला नाम दिया। ठीक है, उन्होंने क्या नाम दिया था इसको, कोशिका कला। जबकि बाद में प्लो एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसे जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा लेमा कहा। अब देखो मेरे को बड़ा इस पे क्वेश्चन भी आता था, हमारे स्कूल में क्वेश्चन देते थे ऐसे, आपके स्कूल में भी दे सकते हैं अगर उन्होंने पढ़ाया हो, क्योंकि मैंने कहा लोकल 11th में तो स्कूल की दादागिरी चलती है ना, पढ़ाएंगे तो देंगे। तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि ये जो नेजेली और क्रैमर है उन्होंने क्या नाम दिया था और प्लोव ने क्या नाम दिया था। कन्फ्यूजन होता है किसने क्या नाम दिया, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कई बार ऐसे सवाल। तो मैंने कैसे याद कर रखा है, देखो इसमें नेजेली और क्रैमर तो याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब क्रैमर में सी आता है ना, तो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया, इंग्लिश वाले से याद कर रखा है मैंने। अब ये मुझे पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन को, सेल मतलब कोशिका, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, मतलब कोशिका झिल्ली, और यहाँ पे भी क आ रहा है, क का क्रैमर का क, कोशिका कला का क और सेल मेम्ब्रेन का सी। जबकि प्लोव ने पी से दिया है, देखो प्लोव में पी आ रहा है तो उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा नाम दिया है इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई, ऐसे याद कर रखा था मैंने। प्लोव ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेजेली और क्रैमर ने सेल मेम्ब्रेन, क से क पी से पी ऐसे करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक है याद करने की और सबकी अलग अलग होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, मुख्यतः। ठीक है, किसकी बनी होती है, या लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। इनमें मुख्यतः लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं, है ना। लिपिड में भी कौन से टाइप का लिपिड, फॉस्फोलिपिड, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा उस पे फॉर्मूले पे मत जाओ, बोलोगे बायो ही ठीक है। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है,
जो दो सतहों से व्यवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। देखो झिल्ली में कैसे व्यवस्थित है कि लिपिड बाहर की तरफ क्या होगा, प्रोटीन, येलो येलो, अंदर की तरफ क्या होगा, लिपिड। लेकिन ये लिपिड ऐसे व्यवस्थित, अगर लिपिड की संरचना आपको थोड़ी सी पता हो तो लिपिड ऐसा होता है, बाइपोलर, है ना। एक इसमें हेड होता है और एक इसमें टेल होती है, मतलब एक इसमें सर होता है और एक इसमें पूंछ होती है। जो गोल गोल दिख रहे हैं ये इसके हेड है, यानी कि सर है। अरे सिर है ना, सर नहीं अभी बोलेंगे मैम सर है, थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज का सर, ठीक है। और ये जो है ये इसकी पूंछ है, यानी कि टेल। लिपिड ऐसे होते हैं, बाई लेयर होते हैं। बाई लेयर का मतलब दो लेयर। अब लिपिड क्या है, खतरनाक चीज है। क्लास 10th में मिजेल पढ़ के आए हो, मिजेल अणु, कुछ भूली बिसरी यादें याद आ रही हूँ, है ना। जब हम डिटर्जेंट पढ़ते हैं क्लास 10th की साइंस में, हम वहाँ कहते हैं कि मिजेल अणु बनता है जो फैट को लेके निकल लेता है ना, गंदगी को साफ करने के लिए। अब नहीं याद आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगी तो मैं 10th में पहुँच जाऊंगी, ठीक है। चलो, तो क्या है, ये मिजेल जैसे ही होते हैं। मिजेल में भी ऐसे ही लिपिड अणु होते हैं, उनमें एक हेड होता है और एक टेल होती है। तो ये जो हेड पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक यानी कि जल रागी। रागी मतलब जिसको, राग का मतलब होता है लगाव, है ना, जिसको जल से लगाव हो। तो ये जो हेड पार्ट होता है ये जल रागी होता है, यानी कि ये जल से मिल सकता है, जल से क्रिया कर सकता है। इसको जल अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको ध्रुवीय सिरा भी बोलते हैं। ध्रुवीय सिरा कौन सा पार्ट, हेड पार्ट, ये वाला। तो इधर भी हेड पार्ट है, इधर भी हेड पार्ट है। इसका मतलब कि दोनों जगह कौन सा सिरा है, जल रागी। अब ये किस साइड है, बाहर के साइड है ना। अगर हम ऐसे देखें तो इसका बाहर ये हो गया और इधर से बाहर ये हो गया, है ना, तो बाहर की साइड है। अब जो पूंछ वाला सिरा है, टेल वाला, वो होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है, देखो सब में है ना मीनिंग छुपा होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, साइंस मतलब मीनिंग निकाल लो अपने आप। फीलिक का मतलब होता है, अब मैंने इसको ऐसे याद रखा था, फीलिक का मतलब फीलिंग, ऐसे। हालांकि फीलिक का मतलब फीलिंग नहीं होता, लेकिन याद करने का तरीका है, इंग्लिश वर्ड को कैसे याद करें। हाइड्रो का मतलब जल और फीलिक का मतलब प्यार। फीलिंग किसके लिए फीलिंग होगी आपके मन में, जिसके लिए आपके मन में प्यार होगा। तो भाई जल के लिए फीलिंग है, मतलब कि आप जल रागी हो, आपको जल अच्छा लगता है ना। फोबिक का मतलब होता है डरावना। वैसे फोबिया होता है ना, इसको हाइड्रोफोबिया है, ऐसे फोबिया वर्ड सुना है आपने, जिससे हमें किसी से डर लगता है तो हम उसको कहते हैं, जैसे मोबाइल फोबिया कहते हैं, है ना, मोबाइल में घुस जाने का, मोबाइल से डर लगने का, मोबाइल फोबिया। तो भाई ये हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब दूर जाने की कोशिश करना। किससे दूर जा रहा है ये, हाइड्रो मतलब कि जल से दूर जा रहा है। तो ये है जल विरोधी सिरा या जल रोधी सिरा, और इसको कहते हैं, इसको ध्रुवीय कहते हैं। ध्रुवीय का मतलब पोलर, सबके इंग्लिश सुन लो। और इसको कहते हैं नॉन पोलर, मतलब कि अध्रुवीय। अब कई जगह विध्रुवीय भी लिखा हो सकता है, बात सेम ही है, ठीक है। तो ये जल रागी है, बाहर वाले दोनों, और अंदर वाले जल विरोधी है। ये और बाद में फिर आएगी कहानी। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, ठीक है, ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, ये हेड बाहर है दोनों के, ठीक है। वह जल विरोधी पूंछ, जल विरोधी पूंछ मतलब जो पूंछ है वो जल विरोधी है, वो ये रही पूंछ, ये वाली, ये इसकी पूंछ, ये इसकी पूंछ, ये अंदर की ओर होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पूंछ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। ये इसको जल पसंद नहीं है, अंदर की तरफ रहती है जहां जनरली जल पहुंच नहीं पाता, तो उससे सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जो फास्फोलिपिड की झिल्ली है वो सर वाली है ना, इस पे स्पाइनली बना दूं क्या एक, इस पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का
अनुपात भिन्न भिन्न होता है ना, अलग अलग हो सकता है। किसी में देखो 60% प्रोटीन है तो किसी में 40% लिपिड होगा। अब ये चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है? कोशिका पे चेंज हो सकता है, कोशिका के अनुसार चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, लेकिन प्रोटीन हमेशा ज्यादा होगा, इसका ध्यान है कि भाई प्रोटीन हमेशा ज्यादा होगा। अब ये चेंज 50 जो है 50-50 तो नहीं होगा, अब 70-30 हो सकता है ना, 75 जो है 75-25 हो सकता है, तो वो अलग चीज है, लेकिन प्रोटीन हमेशा ज्यादा होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, मनुष्य की रुधिराणु यानी कि ब्लड सेल्स आरबीसी की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। अब आप बोलोगे कि बाकी का क्या, 100% तो हुआ नहीं, दूसरी चीजें भी है, जैसे ये बोल रहा है कोलेस्ट्रॉल है, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, कुछ अदर चीजें भी होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। बेसिक दो चीजें हैं, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। चलो अब इसकी कहानी में ये देखो, ये प्रोटीन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोशिका झिल्ली का, है ना। अभी इसके स्ट्रक्चर में आपको और बताऊंगी। ये प्रोटीन और ये लिपिड वाला लेयर जो हमने वहां पे बनाया था, ये इसका सिरा है, तो ये पूरा कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया, क्योंकि प्रोटीन भी हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि अंदर वाले सिरे कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक। ये इसने एरो लगाने में गलती कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा और स्क्वीज करना था। या फिर ऐसे कैसे भी बना सकते हो आप, गोले गोले बनाओ। ये प्रोटीन है ब्लू वाले, ये ब्लू वाले प्रोटीन बन जाएंगे, ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन, और नीचे ये जो है येलो, ये हो गया आपका लिपिड। अब कहानी की शुरुआत में मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो, अगर हम एनसीईआरटी फॉलो करने जा रहे हैं अब, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट एक मॉडल को बताती है। कोशिका झिल्ली पे देखो, लोगों ने, आपको पता है साइंटिस्ट को जो है डिस्कवरी करनी होती है, तो कोशिका झिल्ली में की संरचना कैसी होती है, ये तो हमने कॉमन चीजें पढ़ी, लेकिन और क्या होता है कोशिका झिल्ली में। तो कोशिका झिल्ली के 3 मॉडल बहुत फेमस है। मॉडल का मतलब कि लोगों ने, साइंटिस्ट ने कल्पनाएं दी थी कि कोशिका झिल्ली ऐसी होगी, कोशिका झिल्ली वैसी दिखती होगी, कोशिका झिल्ली में ये होगा, ऐसे। तो 3 मॉडल दिए गए थे, लेकिन एनसीईआरटी सबसे बेस्ट मॉडल को बताती है, और हम भी डिटेल में उसी मॉडल को पढ़ेंगे। लेकिन वही मैंने कहा, स्कूल की दादागिरी, और हमारे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे अभी तक याद है हमारे स्कूल में भी ये तीनों मॉडल पढ़ाए थे, जबकि उस टाइम तो हमारे एनसीईआरटी फॉलो भी नहीं होती थी, है ना, हम तो नॉर्मल बुक्स थी वो पढ़ते थे। एनसीईआरटी बहुत बाद में फॉलो होने लगी, तो हमारे स्कूल में पढ़ाए थे, मुझे अभी तक याद है, हमारी मैम सामने बैठी पढ़ा रही है, ऐसा याद आता है मुझे। तो आपको भी मैं जनरल बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी स्कूल में पढ़ाया जाए, फिर आप बोलेंगे मैम आपने तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो डिटेल में हम 3rd वाला मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन 3 मॉडल हमारे पास कोशिका झिल्ली के संरचना के हैं। अभी जो हमने जितनी भी संरचना पढ़ी वो बेसिक संरचना पढ़ी, ठीक है, कि कॉमन चीजें पढ़ ली, लेकिन कोशिका झिल्ली के मॉडल दिए गए थे 3। पहला, लास्ट टाइम मेरे स्कूल में क्या, एक बच्ची आती थी मेरे पास पढ़ने, उसके स्कूल में भी पढ़ाए थे, तो वो कह रही थी मैम आपने सही बोला था, हमारे स्कूल में भी पढ़ा, मैंने उसको एडवांस में चैप्टर पढ़ा दिया था। वो बोली कि मैम एनसीईआरटी में तो है ही नहीं है। मैंने कहा हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ा दे, देख लेना। और फिर जब उसको ये चैप्टर पढ़ाया तो उसको पढ़ाया था, तो भाई मेरी मेहनत जो है डुबोई नहीं गई। देखो, पहला मॉडल जो हम बोलते हैं वो है एकक कला मॉडल। सिर्फ शॉर्ट में सुन लो इसको, एकक कला मॉडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं, मैं ये हटा दूं क्या, ये बीच में आएगा मेरे, बहुत मुझे बीच में पसंद नहीं है आना ये, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं इसको, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। हाँ, जो बैच में जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी जरा सुन लो, शायद मैं नोट्स में इसको ना ऐड करूं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, देखूंगी मैं क्या कर सकती हूँ, 1-2 लाइनें या तो कर दूंगी, तो आप एक बार नोट जरूर कर लो इसको, है ना। ये किसने दिया था, ये रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन।
क्योंकि ये देखो कंपटीशन एग्जाम में पूछने वाले सवाल है, ये जो मैं बात कर रही हूँ ना ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। भले एनसीईआरटी नहीं देती है लेकिन कंपटीशन किसी को नहीं छोड़ता, वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये रॉबर्टसन ने दिया था। क्या कहना था इनका? इनका ये कहना था, इन्होंने संरचना नहीं दी थी, इन्होंने ऐसे ही बोला था वही चीज कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें 60% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। ये बात कही थी इन्होंने जो हमने उधर पढ़ी। उसके बाद इनका ये कहना था कि कोशिका झिल्ली तो है ही, लेकिन कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, मतलब यही अंतर्प्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये फलाना ढिकाना जो भी है, इन सब की जो कला है, मतलब इनकी जो लेयर है, जैसे कि मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक लेयर होगी ये वाली, ये लेयर भी वैसी ही है जैसी कोशिका कला की है, मतलब ये कोशिका कला से ही बनी हुई है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए उन्होंने बोला एकक कला मॉडल, मतलब कि सब में एक जैसी कला, चाहे वो बाहर कोशिका झिल्ली की बात कर लो, चाहे अंदर जो मौजूद हैं चीजें उनकी कला की बात कर लो, सब के सब कोशिका कला जैसे बने हुए हैं, मतलब वही 60% प्रोटीन और बाकी लिपिड और बाकी चीजें, ऐसा इनका मानना था। दूसरे आए, दूसरों ने कहा कि बात सही कह रहे हैं रॉबर्टसन, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा और डिटेल, ये बात भी गलत नहीं है, सही है, ठीक है, इसीलिए तो भाई इनको रखा है, वरना मॉडल तो और भी आए थे। एक दूसरा मॉडल था जो बड़ा फेमस है, स्टार लगा देना तीनों पे और लिख लेना इसको कहीं, ये है सैंडविच मॉडल। देखो इस रॉबर्टसन में आपको और भी डिटेल मिल जाएगी, कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं जो मुझे याद है जहां तक कि है ना 75% मोटाई होती है इसकी, जिसमें 25% प्रोटीन होता है, और ऐसे ऐसे भी लिखा हुआ है, लेकिन हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि ठीक है, हम तो वैसे भी एक्स्ट्रा से चल रहे हैं इसमें। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल जो है वो दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे डैनियल व डेवसन। देखो इनके आगे है ना कुछ कुछ लगा हुआ है, एच और जी, और इसके इनके आगे भी कुछ लगा हुआ है, ई रॉबर्टसन, लेकिन मुझे तो यही याद है इनके सरनेम ही, ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है, डैनियल एंड डेवसन। इन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था। सैंडविच कैसा होता है? ऊपर दो ब्रेड होती है और बीच में मसाला होता है। मैम भूख लग गई। क्या आपको यहाँ पे ये जो फोटो दिख रहा है ये सैंडविच जैसा दिख रहा है? ऊपर दो ब्रेड है, अंदर मसाला है। तो ये जो दो फोटो आप देख रहे हैं ये सैंडविच मॉडल के फोटो हैं, ठीक है, ऐसा मॉडल दिया था उन्होंने। ये दोनों सेम वही कि उन्होंने भी यही कहा था कि इसमें एक हाइड्रोफिलिक, जो हम पीछे पढ़ के आए वही चीज़ इसमें वापस चिपनी है कि भाई ऊपर बाहर प्रोटीन होता है, अंदर लिपिड होता है, इसमें जो है क्या होती है हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, वो सेम कहानी यहाँ पे लिखनी है। क्योंकि ये सैंडविच जैसा दिखता था इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? सैंडविच मॉडल, ठीक है। ठीक, इसको द्विकला मॉडल भी शायद कहते हैं हिंदी में, मुझे तो सैंडविच वाला ही याद है, सैंडविच मॉडल, डैनियल एंड डेवसन, ठीक है। एक और जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे अच्छा वाला मॉडल है और इसीलिए एनसीईआरटी ने उसे दे रखा है। तो तीसरा मॉडल जो हम पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये पहला है, ठीक है, वैसे कौन सा है ये? तीसरा। और एग्जाम में पूछने के लिए भी इंपॉर्टेंट, बहुत भर भर के क्वेश्चन बने हुए हैं इस पर, भर भर के, कंपटीशन से लेकर जहां तक जा सकते हो। द्रव्य मोज़ेक मॉडल, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और एक और नाम है इसका तरल कला मॉडल, तरल उत्तक कला मॉडल, ऐसा कुछ है, तरल वर्ड है, तरल मोज़ेक मॉडल, हाँ शायद तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम बता रहा है इसका, तरल, फ्लूइड। इन्होंने क्या कह दिया कि आप जो कह रहे हो कि सैंडविच है और आप जो कह रहे हो कि एक है, ये बातें सही है, लेकिन झिल्ली सॉलिड नहीं है, कोशिका झिल्ली, वो तो एक नदी की तरह बहती, जेली की तरह एकदम ऐसे हिलती रहती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो तो एक फ्लूइड की तरह, एक तरल की तरह है, ये इनका कहना था। ये मॉडल किसने दिया था? ये दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन। आगे के वही कुछ शब्द हैं, इनके आगे के नाम वो मुझे याद नहीं है। इस मत का प्रतिपादन सिंगर व निकोलसन द्वारा दिया गया था, ठीक है। इस मत के अनुसार प्रोटीन्स दो प्रकार के होते हैं। क्या दो प्रकार के होते हैं? उससे पहले जो मैंने अभी बात कही कि इनका कहना था
कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, लिक्विड ऐसी है, मतलब कि जेली लाइक है, फ्लूइड की तरह है, जिसका शेप चेंज होता रहता है। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहले वालों ने कहा कि प्रोटीन की बस एक लेयर होती है, लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इसमें दो प्रकार के प्रोटीन हैं। पहले वाले प्रोटीन जो बाहर रहते हैं, जैसे ये ऐसे बाहर तैरते रहते हैं, ये क्योंकि फ्लूइड है, स्विमिंग पूल में आप ट्यूब डालोगे वो कैसे तैरेगी, है ना, वैसे तैरते रहते हैं ये। तो ये है बाहरी प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, एग्जाम में 11th में आपको पूछ सकते हैं, द्रव्य मोज़ेइक मॉडल की व्याख्या करो, ठीक है। चलिए, दूसरे हैं अंदर वाले प्रोटीन, जो कुछ ऐसे होते हैं, ये बीच बीच में कहीं कहीं यहाँ पे हो गया, ये होते हैं आंतरिक प्रोटीन, और इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक। और जो लिपिड लेयर है वो बीच में ही है, उसकी जगह चेंज नहीं हुई। तो लिपिड लेयर कहाँ रहेगी, कुछ ऐसे, जहां पे ये वाला प्रोटीन आ गया वहां तो ये ऐसी हो जाएगी, ये लो, और जहां प्रोटीन नहीं है वहां ये थोड़ा ऊपर चली जाती है, ऐसे ऐसे है, वैसी एक सिरा और एक पूंछ रहेगी, वैसी लिपिड का ऐसे चेंज नहीं है, ऐसे दोनों साइड। और ऐसा ही अंदर की तरफ भी है, कुछ प्रोटीन बाहर रहेंगे ऐसे फैलते हुए, और कुछ प्रोटीन अंदर धसे हुए रहेंगे। तो ऐसा कुछ संरचना बनाई, मतलब इन्होंने कहा कि कोई निश्चितता नहीं है उसमें। हालांकि परसेंटेज उन्होंने दिया कि बाहर वाले 30% है, अंदर वाले 70% है प्रोटीन, लेकिन वही चेंजेबल रहेगा। तो दो प्रोटीन है हमारे पास, दो प्रकार की प्रोटीन है। ये भी एक सवाल बन सकता है, किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में। तो बाहरी प्रोटीन, जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और आंतर प्रोटीन, जिसको मैंने आंतरिक लिखा है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। क्या होती है वो मैंने समझा दिया बोर्ड पे, और देख लेंगे, अभी रुक जाओ। अब बाहरी प्रोटीन क्या होती है, ये लिपिड के द्विस्तर के दोनों ओर पाई जाती है। यही मैंने बनाया, लिपिड का स्तर बनाया हुआ है ऐसे, वहां पे डायग्राम पे ही चलो पीछे, ये लिपिड का स्तर है, इसके दोनों ओर है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो दोनों ओर स्थित है, क्योंकि लिपिड तो बीच में है, ठीक। डायग्राम याद करो, लिखते जाओ बस। अभी जो मैंने बोला वही मैं लिख रही हूं। यह कुल प्रोटीन का 20 से 30% भाग है। अभी जस्ट मैंने बोला था कि हालांकि उन्होंने बताया था कि 30% है, 20 से 30% भाग इसका होता है, मतलब कम होती है ये। आंतर प्रोटीन, अब देखो इसमें क्या है, कई बुक्स में आपको एग्जाम्पल भी लिखे हुए होंगे कि ये जो है स्ट्रोबिलिन्स है ना, फाइकोबिलिन्स, और ऐसे ऐसे नाम लिखे होंगे, पर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिए क्योंकि आप पे ज़्यादा लोड आ जाएगा। चाहो तो कहीं अगर आपको स्कूल में लिखाते हो तो लिख लेना। आंतर प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या है, यह प्रोटीन लिपिड के बीच धसे रहते हैं। अभी बनाए थे ऐसे बीच में, लिपिड के बीच बीच में ऐसे, है ना, इधर तो लिपिड रहेगा दोनों साइड, उसके बीच में ये धसे हुए हैं अंदर की तरफ। यह कुल प्रोटीन का 70% भाग बनाते हैं। ज्यादा कौन सी है, आंतरिक प्रोटीन है। इन्हें आसानी पूर्वक अलग नहीं किया जा सकता, इनको तो निकाल सकते हैं भाई, ये तो दिमाग से थोड़ा लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, है ना। कॉमन सेंस क्या होता है, मुझे पता है उसको कॉमन सेंस कहते हैं, ये ऐसे इतरते हैं थोड़ा सा, कॉमन सेंस लगाने का क्या कि भाई जो बाहर चीज है उसको आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी, लेकिन जो अंदर धसा हुआ है उसको दम लगाना पड़ेगा, तो इनको निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो ये आसानी से नहीं अलग होंगे। और जो बच्चे मेरा ऐप पर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, वहां पे हम बात कर रहे हैं परिवहन की। वहां पे याद है मैंने कहा था कि एक सुसाध्य विसरण होता है, और सुसाध्य विसरण में प्रोटीन काम में आते हैं। ये वही प्रोटीन है अंदर वाले जो ये खतरनाक वाला काम करते हैं, ठीक है। चलो, ज्यादातर काम इन्हीं का, इंट्रिंसिक का। यह ग्लाइकोप्रोटीन अथवा लिपोप्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, लिपो का मतलब लिपिड, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के बने हुए होंगे ये।
या लिपिड और प्रोटीन के बने हुए होंगे, राइट। चलो आगे, ये लो, ये इनका खतरनाक वाला क्या चित्र जो एनसीईआरटी देती है। झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली का तरल किरमोर, हाँ ये किरमोर वर्ड याद नहीं आ रहा था मेरे को, फ्लूइड मोजेक मॉडल, मोजेक को हिंदी में किरमोर कहते हैं। ये देखो, ये ब्लू ब्लू आपको दिख रही है, ये प्रोटीन है, ठीक है। अंदर आपको क्या दिख रहा है, अंदर आपको लिपिड दिख रही है, लेकिन आपको ये दिख रहे हैं, ये ऐसे गोले। और बताऊं, ये देखो, ये बाहर से इसका हेड दिख रहा है, लेकिन ये पूरा है क्योंकि अंदर धसा हुआ है ना ये देखो, ये सब क्या है, ये अंदर वाली प्रोटीन है। और जो बाहर तैर रही है वो सब क्या होती है, बाहर। ये एक और बड़ी करके भी बताई है ना। अब यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल का मतलब वही आंतरिक प्रोटीन, ठीक। तो ऐसे अब ये क्या, आपको ये कुछ दिख रहे होंगे छोगे, ये कुछ नहीं है, प्रोटीन के परिधीय भाग, ऐसे थ्रेड्स निकले रहते हैं सेल में, तंतु निकले रहते हैं, फाइबर्स जिनको हम कहते हैं वो निकले रहते हैं, ठीक है। अब इनमें देखो प्रोटीन, शर्करा, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के भी होते हैं, लिपोप्रोटीन के भी होते हैं। तो ये वो थ्रेड है जो निकले हुए, ठीक है। तो ये है तरल मोज़ेइक मॉडल जो किसने दिया था, सिंगर और निकल्सन ने दिया था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका कला के कार्य। अब काम क्या है, रामायण तो बता दिया आपने, काम भी तो बताओ। तो भाई काम क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है काम। पहला, फिर से मैं कहूंगी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको यहाँ पे शो किया है एक बार पॉइंट बना के, है ना। और बच्चे मुझे लिखते हैं, मुझे पता है कि उनके नोट्स जो हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। बहुत तरीके से मैंने इस काम को दिया है क्योंकि ये काम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। और वहाँ पे अगर आप एक एक दो लाइन लिखोगे इतना इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, अगर आप ऐसे लिखोगे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो सबसे पहला काम है इनका पारगम्यता। क्या पारगम्यता, जिसको हम कहते हैं परमेबिलिटी, मतलब ये हर किसी को अंदर नहीं आने देती, ये वो गार्ड है हमारी सेल का। देखो कोशिका भित्ति जो होती है ना वो सबके लिए पारगम्य होती है, जो पादपों में होती है, सेल वॉल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन, अब सेल वॉल तो सबको घुसाई जा रही है, चलो घुसो घुसो घुसो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन गिने चुने लोगों को अंदर आने देती है, कहती है ये आयन आएगा ये नहीं आएगा, गेट कीपर है ये एक तरह की। तो ये क्या है, पारगम्यता को निर्धारित करती है। पारगम्यता मतलब वही अंदर जाना या बाहर आना, उसको कंट्रोल करती है। कोशिका कला कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आयन अणुओं के आने जाने पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, कंट्रोल करती है, किसको आने जाना है किसको जाने देना है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं, एक वर्ड है यहाँ पे, इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को अर्ध पारगम्य या सेलेक्टिव परमेबल, ये सब वर्ड इसी के हैं। उसी वही 11th चैप्टर में परासरण पढ़ रहे होंगे आप, वहां पे भी ये वर्ड आता है। परासरण तभी होता है जब अर्ध पारगम्य झिल्ली बीच में होती है। अतः इनमें से होकर एक विशेष आकार व परिमाप के अणु ही प्रवेश कर पाते हैं या कर सकते हैं, जैसे जल में घुले खनिज या गैसें। ये जल के लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं है, जितना जल आ सकता है आने दो, जा सकता है जाने दो। गैसों के लिए भी पारगम्य नहीं है, लेकिन कुछ आयंस और अणुओं के लिए पारगम्य है। इस कारण इसे वर्णकी व विकल्पीय पारगम्य, विकल्पी का मतलब इसके पास विकल्प है, ऑप्शन है कि इसको जाने देना है या इसको जाने देना है, ठीक है। सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल, सेलेक्टिवली तो मैंने वहां लिख दिया है, एक और वर्ड है डिफरेंशियली परमेबल। डिफरेंस करती है ये, पक्षपात करती है ना, कि इसको जाने देना है इसको नहीं जाने देना, चूज करती है ये कि कौन कोशिका के लिए अच्छा है कौन कोशिका के लिए बुरा है, तो उसको बाहर भी निकालना है, पहला काम। दूसरा है निष्क्रिय अभिगमन करती है, वही वापस क्लास 11 का 11 चैप्टर जो अभी चल रहा है ऐप पर, ठीक है। वो क्या है, निष्क्रिय अभिगमन, कि भाई ये जो भी देती है बाहर निकालती है या लेती है उसमें इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन करती है, मतलब बिना ऊर्जा के, इसको कुछ नहीं चाहिए, बहुत सात्विक जीवन व्यतीत करती है, एटीपी नहीं चाहिए इसको, बिना ऊर्जा के काम करती है ना, सामाजिक सेवा जिसको कहते हैं, कोई लालच नहीं। अच्छा अभिगमन क्या होता है वो तो समझ गए, ये सेल मेम्ब्रेन है, वही ये सेल मेम्ब्रेन है तो
किसी को इधर जाना है, किसी को इधर आना है, तो इसको क्या कहते हैं? अभिगमन करना, जिसको हम परिवहन भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। जब विभिन्न प्रकार के आयन कोशिका कला के द्वारा अपने अधिक सांद्रता के स्थान से कम सांद्रता के क्षेत्र की तरफ जाते हैं, ये वही बच्चे समझ पाएंगे जो चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। जल क्या करता है, या जिसने परासरण थोड़ा बहुत पढ़ा है, और पढ़ाई है क्लास 9th में तो पढ़ाई है, और जो स्पेशली मैंने बच्चों को बोला है क्लास 9th की भी आप देखते रहा करो क्लासेस। परासरण क्या होता है भाई? अपनी जहाँ पे जल ज्यादा होता है वहां से वो अपनी कम मात्रा की तरफ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है, कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जाता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये बात हम कर चुके हैं। तीसरा है सक्रिय परिवहन या अभिगमन। ठीक है, परिवहन बोलूं अभिगमन बोलूं एक ही बात है, इंग्लिश वर्ड एक ही है, ट्रांसपोर्ट। अब ये तो मैंने कहा कि भाई ये जल को और गैसों को आराम से जाने आने देती है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका मूड ऑफ हो जाता है, इसको लगता है बहुत कर ली समाज सेवा, अब मैं एटीपी यूज करूंगी, तो कभी कभी इसको एटीपी भी चाहिए होती है, लेकिन कब? इसको समझना। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये मान लो सेल का अंदर वाला भाग है, ये बाहर वाला है, ये बाहर है। सांद्रता तो समझते हैं आप, कंसंट्रेशन। ठीक है, किसी चीज की सांद्रता अधिक है मतलब उसकी मात्रा वहां पे ज्यादा है। ठीक, अब मान लो यहां पे जल ज्यादा है, जल ज्यादा, यहां पे जल कम है, तो जल कहां जाएगा? अभी जस्ट मैंने बोला जल अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा, तो जल यहां पे ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा। अब इसमें ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से जा रहा है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है। अधिक से कम जाना है, अधिक से कम जा रहा है, कोई जरूरत नहीं। अब दूसरी चीज को सोचो, यहां पे 3 सोडियम आयन है मान लो, यहां पे 4 सोडियम आयन है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि सोडियम जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड है तो ब्लड में सेल भी है, तो सेल में अगर सोडियम बढ़ गया तो थोड़ा सा अज्यूम करो कि ये ब्लड की सेल है कोई, यहाँ पे अंदर सेल के अंदर सोडियम खतरनाक लेवल पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, या एक रुको, ब्लड प्रेशर से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे कुछ सोचने दो। ब्लड प्रेशर को भूल जाओ, है ना, सारा भूल जाओ अभी जो बोला। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि 3 सोडियम है इधर और इधर 4 सोडियम है, और ये नॉर्मल सेल है ना, भूल गए ना, जादू फिरा दिया था मैंने। सोडियम वाला अभी जो मैंने बोला उसको भूल जाओ। अभी क्या है कि सेल को चाहिए कि मेरे पास 4 सोडियम है, लेकिन मुझे और सोडियम की जरूरत है, जरूरत होगी इसको। सोडियम खाली ब्लड को ही कंट्रोल नहीं करता, बहुत सारी चीजों में काम में आता है। ठीक है, ये चाहती है कि मेरे को इधर से इधर सेल सोडियम चाहिए, लेकिन इधर से इधर सोडियम जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सोडियम इधर 4 है, इधर 3 है, कैसे जाएगा? अंदर से बाहर आएगा। अगर हम इस वाली प्रोसेस को देखें, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएगा, लेकिन सेल को क्या चाहिए? सेल को तो अंदर ले जाना है। तो अब कोई जब हमारे पास नहीं आता तो हम उसको क्या करते हैं? जबरदस्ती खींच के लाते हैं, चल पिक्चर देखने चले। अरे दिन भर पढ़ता रहता है, चल मोबाइल गेम खेले। ऐसे क्या करा आपने? उसको जबरदस्ती लाओगे तो ऊर्जा नहीं लगेगी, ताकत लगेगी ना। तो अब ये चाहता है कि मेरा ये सोडियम पहले से 4 है, एक और सोडियम मेरे पास आए, तो उसको क्या लगानी पड़ेगी? एटीपी लगानी पड़ेगी, ऊर्जा चाहिएगी, क्योंकि जरूरत है उधर। ठीक है, तो इसको तो हम बोलते हैं अक्रिय या पैसिव, और इसको बोलते हैं सक्रिय, क्योंकि इसमें सक्रिय हो गया, ये एक्टिव हो गया, ये इसको एनर्जी चाहिए। और कैसे? सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाता है, सक्रिय, और एक्टिव मतलब ए से एटीपी, इसको एटीपी चाहिएगा। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब अणु कोशिका झिल्ली द्वारा अपनी कम क्षेत्र के, कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता की दिशा में, कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता की दिशा में या दशा में जाते हैं,
परंतु इसमें रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तब क्या लगेगी? ऊर्जा लगेगी, बिना ऊर्जा के काम नहीं होगा। ठीक, समझे आप इसके काम क्या है? एक और काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एंडोमाइटोसिस। क्या है भाई एंडोमाइटोसिस? आयन, जल, अणु, ये सब तो ठीक है, लेकिन सेल को और भी बहुत कुछ लेना होता है। जैसे जो खाना आप खाते हैं उसमें प्रोटीन, वसा, इनके सबके अणु हैं, वो कैसे आएंगे? वो भी तो अंदर या बाहर करेंगे। तो उनको अंदर, कोशिका का किसी चीज को अंदर लेना एंडोमाइटोसिस कहलाता है, और बाहर भेजना एक्सोमाइटोसिस कहलाता है। ठीक है भाई, आपने खाना, मान लो प्रोटीन, वसा सब आपने ले लिया, लेकिन कुछ अनडाइजेस्टिव चीजें आ गई आपके पास जो आपको बाहर निकालनी है, तो उसको एक्सोमाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अमीबा पढ़ा है आपने, अमीबा में ये टर्म आती है एंडोमाइटोसिस, क्योंकि अमीबा अपने खाने को ऐसे अंदर लेता है, तो उसको हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, याद आ रहा हो आपको? तो भाई दो चीजें हैं, लेकिन एंडोमाइटोसिस फिर दो प्रकार का होता है। देखते हैं अभी। जब बाहरी पदार्थ को, परिभाषा देख लो, जब बाहरी पदार्थ को कोशिका द्वारा अंदर अंतर्ग्रहण किया जाता है तो इसे एंडोमाइटोसिस कहते हैं। ये जो परिभाषा है मैं लिखती हूँ ना, ये पूछी जाती है आपकी बुक में, तो दे दिया है ऐसे एंडोमाइटोसिस होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना, लेकिन ये पूछने वाले क्वेश्चन है। कुछ नहीं तो इन्हीं को डाल देते हैं, बेसिक पूछ लेते हैं कि चलो ठीक है, कोशिका तो पढ़ा हुआ चैप्टर है, कुछ तो बेसिक पता होना चाहिए। तो एंडोमाइटोसिस के बाहरी पदार्थ को अंदर लेना। यदि तरल पदार्थ का अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण का मतलब वही अंदर लेना, अगर जो पदार्थ लिया जा रहा है ये सेल है, ठीक है, यहां पे कोई तरल पदार्थ है, लिक्विड है यहां पे, अगर ये लिक्विड सेल के अंदर आ रहा है, पर ऐसे ही नहीं आता सेल के अंदर लिक्विड, सेल पहले एक कप जैसी संरचना बनाती है, ऐसी ऐसी ऐसी, इसको लेने के लिए, ताकि ये लिक्विड अंदर घुस जाए। इसको क्या कहते हैं? इसको पीनोसोम कहते हैं, पीनोसोम। क्यों पीनो? क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड को पीने से याद हो जाएगा, पिएंगे किसको? द्रव्य को ही पिएंगे, ठोस को तो पीते नहीं है, लिक्विड चीज को ही पिया जाता है। तो पीनो से, पीनो चीज को ले रहा है, मतलब पीने वाली चीज को ले रहा है, और सोम का मतलब होता है, सोम का मतलब होता है कोशिका जैसा, लेकिन ये कोशिका का ही भाग है तो कोशिका जैसा ही है। तो भाई ये जो बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं? पीनोसोम। और लिक्विड को अंदर ले रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पीनो एंडोमाइटोसिस। ठीक है, या पीनोसाइटोसिस भी कहते हैं इसको बेटा, शायद यहाँ पीनोसाइटोसिस लिखा है ना? हाँ, पीनोसाइटोसिस। ठीक है, पीनोसाइटोसिस पूरा नहीं लिख के आप पीनोसाइटोसिस भी लिख सकते, क्योंकि पीने वाली चीज को अंदर ले रहे हैं। अब अगर ये किसी सॉलिड चीज को अंदर लेगा तो फिर एक कप बनाएगा, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे फैगोसोम। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, ठोस है, ठोस को बोलते हैं फैग, फैग लाइक। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, वहां पे भी आप चाहो तो पीनोसाइटोसिस लिख सकते हो, और इसको फैगो एंडोसाइटोसिस भी लिख सकते हो, माइटोसिस भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। ठीक, चलो, अगर तरल पदार्थ का अंतर्ग्रहण होता है तो उसे पीनेकोसाइटोसिस, तथा ठोस पदार्थ का अंतर्ग्रहण हो तो उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अमीबा, अमीबा को याद किया था मैंने अभी, अमीबा में ऐसा ही होता है, अमीबा बाहर की चीजों को अंदर लेता है जब खाना खाता है, तो है ना, खाने को ऐसे ग्रहण करता है। तो अगर वो ठोस चीज को अंदर ले रहा है तो फेगोसाइटोसिस, और लिक्विड चीज को अंदर ले रहा है तो पीनोसाइटोसिस, क्योंकि अमीबा खुद एक क्या है? सेल है ना, कोशिका है। ठीक, तो ये है सेल मेम्ब्रेन के काम, जिसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट के हैं, और चाहो तो 10-12 पॉइंट भी बना सकते हो अलग अलग करके, मैंने 3 पॉइंट्स में इसको लिखा हुआ है। और भी काम होता है। देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? कोशिका की आकार आकृति को सहारा देगी, यांत्रिक सहारा देगी, है ना, क्योंकि भाई प्लांट में तो सेल वॉल है, तो ये यांत्रिक सहारा भी देती है, ये भी लिख सकते हो, यांत्रिक सहारा
कोशिका का आकार बनाए रखती है, कोशिका का आकार व आकृति बनाती है, ये भी लिख सकते हो। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो आप अपने लेवल पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो खत्म होते हैं सेल मेम्ब्रेन के कार्य और उसके साथ आज का लेक्चर। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए